आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बीएसटी का चैप्टर 5 है जो कि है स्टाफिंग, यानी कि सही काम और सही आदमी दोनों का चूज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचआर की दुनिया में इसे कहा गया है स्टाफिंग। अब चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा कहलाता है स्टाफिंग। ये पूरे के पूरे 8 मार्क्स का चैप्टर है। पिछले साल बोर्ड्स में 2 क्वेश्चन आए थे, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का और इंक्लूडिंग एक एमसीक्यू भी आया था। अब इससे रिलेटेड चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले अगेन स्टाफिंग की डेफिनेशन, और स्टाफिंग थर्ड एलिमेंट है मैनेजमेंट का। मैंने टोटल 5 एलिमेंट्स बताए थे मैनेजमेंट के, इसमें से तीसरा एलिमेंट का मैनेजमेंट है। कंप्लीट किया है हमने प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग। अब है हम स्टाफिंग पे। स्टाफिंग थर्ड एलिमेंट है और स्टाफिंग में स्टाफिंग की डेफिनेशन, स्टाफिंग के डेफिनेशन के बाद स्टाफिंग का प्रोसेस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग टोटल 3 है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। इसमें से जो सिलेक्शन है इसमें से डायरेक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और रिक्रूटमेंट जैसे चीजों में हमें केस स्टडीज मिलेंगे और ट्रेनिंग में भी केस स्टडीज मिलेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है, लेकिन जब केस स्टडी आए तो ये चैप्टर थोड़ा टफ हो जाता है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग की डेफिनेशन याद करने के लिए आपको 5 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद है ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद है कंपनसेशन। तो ये टोटल 5 वर्ड आपको याद करने, तब एक स्टाफिंग की डेफिनेशन बना पाएंगे। अब चलिए स्टाफिंग की एक्चुअल डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखनी है वो समझते हैं। इसकी डेफिनेशन बनती है स्टाफिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट है इसी के लिए मैनेजरियल प्रोसेस, विच इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स में क्या था? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किसका होगा? ऑब्वियसली बात है, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स की होती है तो रिक्वायरमेंट भी ह्यूमन रिसोर्स का होगा। तो स्टाफिंग इज a managerial process which includes the requirement of human resource, then recruiting them, selecting them, training them, and then compensating them. After the compensation, then the HR or the manager has to decide that the human resource is doing the task effectively or efficiently or not. अब ये पूरी की पूरी डेफिनेशन को हमें पॉइंट्स में ब्रेक करते हुए पढ़ना है। अब इसे हम स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। ये जो 5 वर्ड्स हमने याद कराए थे यही प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग भी है। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग की भी डेफिनेशन को हमने ब्रेक किया था और उसके प्रोसेस को निकाला था। तो स्टाफिंग से भी ऐसे टोटल 5 प्रोसेस निकलेंगे। अब स्टाफिंग के प्रोसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो स्टाफिंग का है वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब जो भी कंपनी जितने भी लोग को हायर करने वाली होगी या जितनी भी वैकेंसीज निकालेगी उससे पहले ये समझेगी कि उसे किस टाइप के लोग चाहिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे लोग चाहिए, टेक फील्ड से चाहिए, कौन से डिफरेंट बैकग्राउंड से चाहिए। तो रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिक्वायरमेंट के बाद जब हमें ये पता चल जाएगा कि मैन पावर कितना लगेगा, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट पे फोकस करेंगे। रिक्रूटमेंट का एक सिंपल सा मतलब है इंड्यूसिंग और इन्फोर्सिंग समवन टू अप्लाई फॉर द जॉब। अगर मैं किसी आदमी को प्रेशर देके उससे जॉब अप्लाई करवाता हूँ तो ये रिक्रूटमेंट है। लोग अपने से आके अगर जॉब अप्लाई करते हैं तो भी रिक्रूटमेंट में पार्ट में आएगा, यानी इंड्यूस एंड इन्फ्यूज द पर्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें जितने से जितने एप्लीकेशन आए हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन थर्ड आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है। हम यहाँ पर आदमी की क्वालिफिकेशन जो कि हमने मैन पावर प्लानिंग पे रखी थी यानी रिक्रूटमेंट पे डाली हुई थी, अब उसके हिसाब से क्वालिफिकेशंस को मैच करेंगे। मैच करने के बाद सारी क्वालिफिकेशंस का डेटा देखने के बाद जितने भी रेज्यूमे हमारे पास आए हैं उनको मैच करेंगे। मैच करने के बाद ये फाइंड आउट होगा कि कौन सा ह्यूमन यानी कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा प्रीफरेबल है। जो प्रीफरेबल होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे और बाकी सबको रिजेक्ट। इसी के लिए सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है बट रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। अब इतना करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद हम उसे ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये एक फोर्थ प्रोसेस है। जब हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं यानी हम उसे पर्टिकुलर स्किल सिखाते हैं। अब स्किल सिखाने के बाद हम उसे परमानेंट जॉब ऑफर करेंगे। सिलेक्शन के बाद जब हम एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन के बाद होगा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो कि है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हम उस सेलेक्टेड एम्प्लॉय को किस लेवल पे प्लेस करना है ये डिसाइड करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर जो न्यू आदमी आएगा उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क कैसे किया जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी और वो आदमी कंफर्टेबल फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, तब हम उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते टाइम हम उसे डिफरेंट स्किल्स के बारे में सिखाएंगे और ट्रेन करेंगे डिफरेंट स्किल्स पे जिस पे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। सीबीएसई सिर्फ ये 5 स्टेप ही मांगता है,
लेकिन इसके आगे और भी स्टेप्स हैं, जैसे कि जब वो काम सीख जाएगा, जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद वो नौकरी करेगा भाई। नौकरी करने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल लेगा, यानी कि अच्छे से काम करेगा तो बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा और तो और प्रमोशन भी हो सकता है, और अपने करियर को लेके आगे भी बढ़ सकता है। वो उसी कंपनी में या स्विच करके डिफरेंट कंपनी में जाएगा। ये सब उसके आगे के प्रोसेस है, बट इतना डीप पे नहीं जाएंगे, हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलेंगे जो कि टोटल 5 प्रोसेस पढ़ने बोलता है। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग खत्म होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन बहुत कम। असली प्रोसेस आएगा जो हमने सिलेक्शन पढ़ा। सिलेक्शन का टोटल 8 स्टेप्स का प्रोसेस है, अब वो फिनिश करने जाएंगे हम। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। अब सिलेक्शन पहले फिनिश कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन में होता क्या, सिलेक्शन टोटल 8 स्टेप्स का है। इस 8 स्टेप्स का पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जॉब से पहले कॉल आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए। यही टेलीफोनिक इंटरव्यू मैक्सिमम जगह पे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का काम करता है, कि वो चेक करते हैं कि एम्प्लॉय की इंग्लिश कैसी है, वो फ्लुएंट है या नहीं, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है दूसरों से बात करने के लिए। अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग आदमी को सिर्फ कंफर्टेबल कराने के लिए की जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग सामने वाले कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल फील कराने के लिए की जाती है। अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हम जंप करते हैं सेकंड पे, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट अपने आप में सेकंड स्टेप्स है सिलेक्शन प्रोसेस का। याद रखिएगा, सिलेक्शन टेस्ट एक टेस्ट है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आता है। अगर एग्जाम में ये बोले कि राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्शन टेस्ट के बारे में लिखना है, इसका मतलब ये है कि आपको सिलेक्शन एलिमेंट के बारे में लिखना और इसके पूरे 8 स्टेप्स लिखने। अब सिलेक्शन टेस्ट में टोटल 5 चीजें, 5 चीजों के बारे में आप समझते हैं और पांचों को थोड़ा सा एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे। ये पांचों डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, जिसमें आदमी का इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, आदमी कितना होशियार है, आईक्यू कैसा, ये सारी चीजें जो कि हम रिटर्न पे देखते हैं और जो एमसीक्यूज में होता है। अब दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड यानी वो बंदा कितनी जल्दी किसी स्किल को सीख सकता है या पोटेंशियल रखता है कितनी जल्दी किसी स्किल को सीखने की। थर्ड आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी में हम ह्यूमन बीइंग के नेचर को देखते हैं और उसके थॉट्स को समझते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। देन इंटरेस्ट टेस्ट, नहीं सॉरी, देन ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट में ये पता चलेगा कि सामने वाले के पास प्रैक्टिकल स्किल्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर किसी टास्क को हम सिखा रहे हैं और अगर उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है तो मतलब वो बंदा पोटेंशियल नहीं रखता। नेक्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में ये फाइंड आउट करेंगे जो बंदा पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या वो उस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्टेड भी है या वो अपना फील्ड चेंज करने के लिए जस्ट फॉर फन आया है और हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, यानी एचआर का टाइम बर्बाद करता है। स्टेप 3 पे बढ़ते हैं। आफ्टर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट अब होगा मेन इंटरव्यू पैनल राउंड। अब ये इंटरव्यू पैनल राउंड पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हैं, सामने एक बंदा बैठा होता है, जैसे कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हैं यूपीएससी और आईएएस वालों का इंटरव्यू, सेम वैसे ही इंटरव्यू होगा और वो डिफरेंट लोग उनसे डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग दैट एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और जनरल लाइफ के बारे में। इतनी सब चीजें होने के बाद जब वो सामने वाला बंदा पूरा आंसर दे देता है, उसके बाद जब वो इंटरव्यू खत्म होता है, सामने वाला क्वेश्चन कर सकता है ग्रुप ऑफ पैनल से अगर उसे किसी भी चीज पे डाउट हुआ तो, और वो पॉलिसीज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन रेज कर सकता है वहां पे। वो उसका काम सिर्फ वहां आंसर देना नहीं है, जबकि कंपनीज की पॉलिसीज पे क्वेश्चन रेज करना भी है अगर उसे कुछ चीजें समझ नहीं आई तो। स्टेप 4 है रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेकअप। अब बंदा जब भी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, नौकरी पे अप्लाई करने के लिए उस आदमी ने कहीं ना कहीं रेफरेंस या फिर किसी ना किसी बैकग्राउंड नेम का यूज किया होगा। अब हम उसका बैकग्राउंड चेकअप कराएंगे, यानी कि कोई पुलिस केस है कि नहीं उसके पास, या पिछली कंपनी में कुछ फ्रॉड थोड़ी किया। और अगर किसी के रेफरेंस से आ रहा है तो उस आदमी से भी पूछेंगे कि वो आदमी कैसा है काम पे। यानी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में हम उसका एक पास्ट चेक करते हैं कि वो एक जेन्युइन एम्प्लॉय था या नहीं। देन 5th सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन जब हम ग्रुप ऑफ पीपल का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें अब डिसाइड करना है इनमें से सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन था, और यही फाइनल सिलेक्शन डिसीजन। जब सिलेक्शन डिसीजन कंफर्म होता है तो सामने वाले के पास मेल जाता है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय दिस कंपनी। अब इसके बाद स्टेप 6 पे होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन, कुछ कंपनी सिलेक्शन से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन लेती हैं और जो कि लेना जरूरी भी है। क्या हुआ अगर हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं और बाद में ये पता चलता है कि वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो इससे एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, यानी काम का वर्कलोड दूसरे एम्प्लॉयज पे ज्यादा होगा और वो छुट्टी पे रहेगा, यानी हॉस्पिटलाइज भी रह सकता है। लेकिन उसके जो
खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो अब कंपनी को बियर करने पड़ेंगे क्योंकि वो अब इस कंपनी का पार्ट रहेगा। तो ये कंपनी के लिए एक लॉस है। इसी के लिए कंपनी डिसाइड करता है कि पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए। मेडिकल एग्जामिनेशन जब 100% फुल्ली चेकअप हो जाता है तो उसके बाद हम एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जॉब ऑफर पिच करते हैं। जॉब ऑफर के लिए एक जॉब ऑफर का लेटर जाता है। जॉब ऑफर मिलना मतलब जॉब मिलना है। आप एम्प्लॉय नहीं बने हो उस कंपनी के। जब आप जॉब ऑफर रिसीव करते हो और उसको लेटर को एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करने के बाद जब आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हो तो लास्ट स्टेप आता है। लास्ट स्टेप है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जहां पर आपका एम्प्लॉयर आपको एक एग्रीमेंट देता है जिसमें टर्म्स एंड क्लॉज, रूल्स एंड गाइडलाइंस जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी सब मेंशन रहती है और आपका वर्किंग टेन्योर भी मेंशन रहता है। जब आप उस पर साइन करते हो तब आप उस कंपनी के एम्प्लॉय फाइनली बनते हो। यहाँ पर हमने टोटल 8 स्टेप्स देखे जो कि होते हैं सिलेक्शन के, और यही सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, जो कि डायरेक्टली 6 मार्क्स में भी पूछा जाता है या 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। रिमेंबर प्लानिंग, ऊपर के 4 या नीचे से 4, यहाँ भी सेम ऐसा ही है, या तो ऊपर के 4 पूछे जाएंगे या नीचे के 4, लेकिन अगर 4 मार्क्स में आता है तो 4 ही पॉइंट्स पूछे जाएंगे। और तो और जब 6 मार्क्स में आया तो मेक श्योर कि आप फ्लो चार्ट बनाएं। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट पहला एलिमेंट था लेकिन हमने सिलेक्शन पहले कंप्लीट किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिक्रूटमेंट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिक्रूटमेंट थोड़ा लेंदी है और इसमें रिक्रूटमेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल यानी रिक्रूटमेंट का तो मतलब पहले समझिए, एनफोर्सिंग और एड्यूसिंग द पर्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। अगर मैं किसी पर्सन को अप्रोच करता हूं कि तू इस जॉब के लिए अप्लाई कर, तो ये रिक्रूटमेंट होगा। सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात का पार्ट है। अब जैसे मुझे पता चला मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह खाली है और मैं एक अच्छे मैनेजर लेवल पे हूँ, तो मेरा जो एम्प्लॉय था, जो मेरा सब ऑर्डिनेट था, मुझे पता है वो एक अच्छा टास्क करता है, तो मैं रिफरेंस दूंगा अपना कि उसको वो पोजीशन मिले। ये होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट 2 टाइप से हो सकता है, या तो ट्रांसफर या तो प्रमोशन। अगर किसी दूसरे ब्रांच में सेम वैकेंट पोजीशन है तो मैं ट्रांसफर दे सकता हूं एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉय हमेशा सेम लेवल पे रहेगा ट्रांसफर पाने के बाद। बट प्रमोशन लेने पे आदमी एक लेवल ऊपर जाता है, यानी लोअर लेवल से वो मिडिल लेवल पे जंप कर सकता है या मिडिल से वो टॉप पे जंप कर सकता है। यही 2 डिफरेंस है प्रमोशन और ट्रांसफर के बीच, लेकिन है ये दोनों इंटरनल का पार्ट। एक्सटर्नल में बहुत सारे हैं। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि गेट पे नोटिस लगा देते हैं कि हमें इतने सारे लोगों की जरूरत है, अब जो भी आके अप्लाई करना चाहता है कर ले। ये ज्यादातर फैक्ट्री वर्कर्स में देखा जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फैक्ट्री वर्कर्स के लिए होते हैं जिन्हें वेजेस मिलती है, ना कि सैलरी। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का नेक्स्ट पार्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आपने बहुत सारे लेबर्स को वर्क करते हुए देखा होगा किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, यानी कि सही मायने में बताऊं तो ठेकेदार बहुत सारे लेबर्स लेके घूमता है जो भी घर या बिल्डिंग बनते हैं। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी एक टाइप का रिक्रूटमेंट ही होता है। अब ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर में ये स्किल्ड पर्सन को हायर करते हैं, यानी सेलेक्ट करते हैं, जो कि जिनको भी वेजेस मिलता है। ये भी सैलरी पे नहीं रहते, किसमें रहेंगे? वेजेस में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो सबसे पहली बात ऑफिस होते हैं जो कि गवर्नमेंट मैनेज करती है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में कोई भी आदमी जितना भी पढ़ा लिखा हो, डजेंट मैटर, वो जाके अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराता है। अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले गवर्नमेंट का काम है उस अनएम्प्लॉयड आदमी को बताना कि यहाँ वैकेंसी निकली है और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से निकली है, तो आप जाके वहां अप्लाई कर दीजिए। अब इसी से मिलता जुलता एक और है जो कि है प्लेसमेंट ऑफिसेस। याद रखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट था और प्लेसमेंट ऑफिसेस प्राइवेट होते हैं। प्लेसमेंट ऑफिसेस के बहुत सारे टाई अप होते हैं डिफरेंट बड़ी बड़ी एमएनसीज में, जहां पर उन्हें मिलता है रिसोर्सेस, यानी कि वहां से मिलती है वैकेंसीज, और ये प्लेसमेंट ऑफिसेस उस क्वालिफाइड आदमी को वो जॉब दिलाने में मदद करते हैं और बदले में लेते हैं कमीशन उन एमएनसीज से। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट तो आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे कॉलेजेस और बड़े बड़े कॉलेजेस में आती है और फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करके ले जाती है अच्छे पैकेजेस पे। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट रन करना, यानी कि आप ऑनलाइन सोशल मीडियाज में एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं ताकि वहां से लोग अप्लाई करें जॉब पे, या तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे चला सकते हैं जैसे कि इंडीड, monster.com, naukri.com, ये सब में आप बैठ के अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ये भी रिक्रूटमेंट के ही पार्ट कहलाएंगे। अब एडवर्टीजमेंट के बाद एक और चीज है, यानी कि प्रीफरेंस मिलना एम्प्लॉय से। अब एम्प्लॉय से अगर प्रीफरेंस मिल रहा है, मान के चलिए मेरा एक दोस्त है जो किसी बड़े कंपनी, टाटा जैसी कंपनी में काम करता है और मैं अनएम्प्लॉयड बैठा हूं, तो वो अपने किसी बॉस को बोलेगा कि हाँ, आई नो वन पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज यू वांट, तो वो मुझे रिफरेंस देगा वहां जॉब के लिए। ये भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पार्ट है।
अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट कंप्लीट करते हैं। रिक्रूटमेंट के बहुत सारे प्रोसेस देखे हम, और रिक्रूटमेंट का इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट भी देखे। इंटरनल में ट्रांसफर एंड प्रमोशन था, और एक्सटर्नल में डिफरेंट थे, जिसमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैंपस सिलेक्शन और एडवर्टीजमेंट, रेफरेंस फ्रॉम अ फ्रेंड, ये सारी चीजें थी। अब हमारा एलिमेंट पे रिक्रूटमेंट फिनिश है, सिलेक्शन फिनिश है, देन स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेनिंग में कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमेशा केस स्टडीज के फॉर्म पे पूछेगा। ट्रेनिंग होती क्या है? तो ट्रेनिंग एक ऐसी मेथड है जिससे हम एम्प्लॉय की स्किल को डेवलप करते हैं, उसे रोज एक ही चीज सिखा सिखा के। लेकिन एक और बात, ट्रेनिंग हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। अब बुक में यह भी दिया है कि ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट क्या है, तो हमेशा याद रखेंगे ट्रेनिंग एक न्यू स्किल को सीखना है और डेवलपमेंट अपने फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। तो ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग दो टाइप की होती है, या तो आप ऑन द जॉब रह के सीख सकते हो, या तो ऑफ द जॉब, जॉब करते करते आप काम सीखते हो, या तो जॉब से छुट्टी लेके आप काम सीखने जाते हो। अब इसका अच्छा एग्जांपल है ऑन द जॉब का, यानी कि मैं न्यू हूं कंपनी में और कंपनी में मैं जॉब करने गया, वहां पर एक हेड होगा जो मुझे सारे टास्क सिखाएगा, यानी न्यू सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करना, कैसे ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चलता है और इसके डिफरेंट ईआरपीस क्या है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करना सिखाएगा, जिसे बोलेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब में बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम रियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और रियल डिफरेंट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे। अब पढ़ते हैं इनके टाइप्स। तो ऑन द जॉब में टोटल 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में सबसे पहले है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप मतलब होता है शागिर्द बनना। एक लीडर होगा, यानी कि एक सिखाने वाला होगा, टीचर होगा या ट्यूटर होगा, कुछ भी बोल सकते हो, और बाकी सीखने वाले होंगे। और वो आदमी तब तक उन्हें सिखाएगा जब तक वो पूरे 100% सीख नहीं जाते। यानी कि जब एक बिजनेस में कोई ट्रेनर आता है, तो ट्रेनर का काम है एम्प्लॉयज को सारी चीजों पे ट्रेन करना, और ट्रेनर तब तक वहां रहेगा जब तक एम्प्लॉयज 100% उस टास्क को सीख नहीं जाते। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स उस रियल लाइफ वर्किंग प्लेस पे जाते हैं जिस चीज की वो पढ़ाई किए। जैसे मान के चलिए एमबीए इन मार्केटिंग है, तो वो जाके मार्केटिंग के लिए इंटर्नशिप ढूंढेंगे। इंटर्नशिप में उन्हें मार्केटिंग के सारे टास्क समझाए जाएंगे, एसईओ टूल्स वगैरह सिखाया जाएगा, तो वो इंटर्नशिप में अपॉर्चुनिटीज लेके रियल टाइम एक्सपीरियंस लेते हैं। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन भी एक ऑन द जॉब मेथड है ट्रेनिंग का। अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है जिसका काम कुछ और था, अब बॉस बोलता है कि उसका काम भी आप करो, और वो बॉस सिखाने के लिए रेडी है आपको वो काम, और आप उस न्यू टास्क को सीखते हो अच्छे से, यानी कि आप उस टास्क के लिए ट्रेन किए जा रहे हो। कल को अगर कोई अपॉर्चुनिटीज दिखती है कि वो टास्क का आदमी कहीं वैकेंट पोजीशन है, तो आपको वहां पर पुश करके भेजा जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में सबसे पहला है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड में, जो कि इंडस्ट्रीज पे होता है जहां बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरीज में हम नॉर्मल नूब एम्प्लॉयज लोग को सिखा नहीं सकते, करोड़ों की मशीन होती है, खराब हो सकती है। इसी के लिए हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड में एक डुप्लीकेट यानी डमी मॉडल बनाएंगे। डमी मॉडल बनाने के बाद एम्प्लॉयज को उस पर सिखाया जाएगा, और उस डमी मॉडल पे सारे वर्क करवाए जाएंगे, देन वो रियल मशीन्स पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा स्टाफिंग चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने तीनों एलिमेंट समझा, हमने स्टाफिंग की डेफिनेशन देखी, हमने स्टाफिंग के प्रोसेस भी कंप्लीट किए, इवन सिलेक्शन के प्रोसेस भी कंप्लीट किया, और सिलेक्शन टेस्ट भी समझा। टोटल सिलेक्शन टेस्ट 5 थे, प्रोसेस भी 5 थे स्टाफिंग के, लेकिन सिलेक्शन के प्रोसेस टोटल 8 थे। अब हमेशा की तरह हम देखेंगे सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस। तो सीबीएसई का पहला क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली पूछता है, वो ये पूछता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैम। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो आप लिख लोगे, ये भी बता दोगे कि होते क्या क्या है, इसके एडवांटेज क्या होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहा तो हम इंटरनली किसी पर्सन को हायर करेंगे, प्रमोट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, जिससे वो बंदे का मोरल बूस्ट होगा और वो लॉयल दिखाएगा कंपनी के लिए। कंपनी के लिए लॉयल्टी और उसकी बढ़ जाएगी, और वो कंपनी से ज़्यादा खुश रहेगा और ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। अब अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आदमी जब सामने वाला आता है जो फ्रेशर रहता है या एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो कुछ अपने साथ न्यू टैलेंट लेके आएगा, न्यू स्किल सेट लेके आएगा और न्यू एटीट्यूड लेके आता है काम को करने के लिए, और शुरू में बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन इज सेट टू बी ए नेगेटिव प्रोसेस। तो मैंने पहले ही बताया सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम सिलेक्शन में डिफरेंट रेज्यूमेस को अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि वो सही है या नहीं,
और जो क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं रहता उसे रिजेक्ट कर देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ही ATS फ्रेंडली रेज्यूमे चल रहे हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि AI ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि रेज्यूमे सही है कि नहीं, जॉब के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और उसे रिजेक्ट कर देता है, जो कि ह्यूमन का मैनुअल डूइंग टास्क बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो मैनेजर स्टाफिंग क्यों करेगा? सबसे पहले न्यू टैलेंट्स को लाने के लिए, यानी न्यू एम्प्लॉयज को लाने के लिए। दूसरा, जब न्यू एम्प्लॉयज आएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में और 100% काम करते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एम्प्लॉयज। देन थर्ड, ये जो न्यू एम्प्लॉयज आते हैं अपने साथ एक फ्रेश टैलेंट और फ्रेश स्किल्स लेके आएंगे, यानी कि अच्छा माइंडसेट और इस चीज़ की कमिटमेंट लेके आते हैं कि इनका टेन्योर जो है वो फिक्स रहेगा इस कंपनी के साथ, चाहे कंपनी के पास काम रहे या ना रहे, लोग हमेशा प्रेजेंट रहेंगे काम करने के लिए। अब पुराने एम्प्लॉयज कभी भी रिजाइन दे के जा सकते हैं, बट न्यू एम्प्लॉयज का एक स्टेबिलिटी पीरियड रहता है। सो एवरीवन, यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना स्टाफिंग चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट ए का, और वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से अकेले 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।